वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आरजेएसएस से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूं। इस वीडियो में बात करूंगा कि लेटेस्ट जो आरजेएसएस से संबंधित अपडेट्स क्या क्या है और सभी जो भी राज्य कर्मचारी है जो आरजेएसएस से जुड़े हुए हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। अब जैसे मैं आपको अलग अलग स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा क्या क्या अपडेट्स जो नई आपके है। तो सबसे पहले तो वृद्ध पेंशनर्स को मिली राहत, यानी जो सीनियर सिटीजन है उनके आरजेएसएस के अंतर्गत विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट की दवाएं भी अब ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी विषम परिस्थिति में काम करने वाले सफाई कर्मचारी है उनको भी राहत मिलेगी, यानी उनको भी आरजीएसएस के अंतर्गत फेफड़े है, किडनी है, त्वचा आदि से संबंधित बीमारियों के लिए इलाज के लिए आरजीएसएस के अंतर्गत निःशुल्क विशेष पैकेज है वो दिया जाएगा। ये बात होगी विषम परिस्थितियों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के संबंध में। इसके अलावा राजस्थान के जो बजट 2024-25 था उसमें भी आरजीएसएस लाभार्थियों को एक बड़ी राहत मिली है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि CGHS यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की जो है, उसी तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत मेडिकल लाभ की सुविधा हेतु महिला और पुरुष कार्मिक अपने माता पिता अथवा सास ससुर में से किसी एक का विकल्प चुन सकेंगे। यानी अब पुरुष मान लो जैसे कई ऐसे लोग होते हैं जिनके माता पिता नहीं है और सास ससुर ही है और वो चाहते हैं कि अपने सास ससुर को ऐड करना चाहें, तो या महिला है अपने माता पिता को ऐड करना चाहें, तो उस स्थिति में दोनों में से किसी एक का विकल्प है वो चुनाव कर सकते हैं। उसके लिए प्रावधान है वो किया गया है। अगला है कि आरजीएसएस के अंतर्गत जो भी स्वास्थ्य सुविधाओं का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है। अब इसमें जैसे आरजीएसएस के अंतर्गत राजकीय उपक्रमों, स्वायत्त शासित संस्थाओं में वादी में जो भी कार्मिक है आरजीएसएस कार्ड धारक और पेंशनर से, उनकी आउटडोर की सीमा जो पहले 20,000 थी उसको बढ़ा करके 30,000 रुपये किया गया है। और इसके अलावा आरजीएसएस में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट दवाएं भी उपलब्ध है। इसके अलावा आरजीएसएस के अंतर्गत लंग्स, किडनी और स्किन संबंधित जो भी बीमारी है उसके विशेष पैकेज है निःशुल्क उपलब्ध होंगे। तो ये स्किन संबंधित भी अब शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जिसके टोल नंबर है आप वहाँ से भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो आरजीएसएस कार्डधारक कार्मिक है और पेंशनर है राज्य सरकार की जो है, उनके लिए आउटडोर की जो सीमा थी 20,000 रुपये थी उसको बढ़ा करके 50,000 की गई है। तो सामान्य जो कर्मचारी है उनके लिए पहले 20,000 की जो ओपीडी की आउट लिमिट थी, ओपीडी लिमिट है, आप अपने लॉगिन में जाकर चेक भी कर सकते हैं, मैंने कई बार वीडियो भी बता रखा है। तो वो 20,000 से बढ़ा कर 50,000 कर दी गई है। हालांकि जब आप चेक करेंगे तो आपका जो भी खर्च हुआ वो शो होगा, हाईएस्ट मैक्सिमम लिमिट है वो शो नहीं होगी, लेकिन 50,000 इसको कर दिया गया है। तो 50,000 तक आप ओपीडी की सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा राजकीय उपक्रमों जैसे स्वायत्त शासित संस्थाओं में, बोर्ड, निगम या विश्वविद्यालय वगैरह में उनके जो आरजीएसएस कार्ड धारक पेंशनर्स है उसकी मृत्यु के उपरांत उनके पात्र आश्रितों को आरजीएसएस के अंतर्गत उपलब्ध सुविधा है वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये भी एक नया बदलाव है। इसके अलावा और भी बदलाव है जैसे कार्ड मैनेजमेंट है आरजीएसएस में, जो भी अस्पताल उसकी सूची वगैरह है, ये सारी चीजें आपको आरजीएसएस कनेक्ट ऐप में मिल जाएगी। तो मैंने इसके संबंध में विस्तार से वीडियो बना रखा है, आप अपने मोबाइल में आरजीएसएस कनेक्ट ऐप जरूर डाउनलोड करें जो भी कर्मचारी या पेंशनर से। तो आपको वहाँ 5 प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। कार्ड मैनेजमेंट है, यानी कार्ड में आप नाम एडिट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं वगैरह वो है। आरजीएसएस से जुड़े अस्पतालों की सूची आपको मिल जाएगी। ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने की जो सुविधा है, टीआईडी नंबर जनरेट वो भी आपको आप ऐप से भी कर सकते हैं। एसओसो आईडी में लॉगिन किए बिना सीधे ही आप आरजीएसएस कनेक्ट ऐप से ये भी सुविधा आपको मिल जाएगी। इसके अलावा लेन देन ट्रैकर, यानी आपने कितना ओपीडी खर्च किया वो भी आपको आरजीएसएस कनेक्ट यानी मोबाइल से आप देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रीवेंस मॉड्यूल है, शिकायत मॉड्यूल है, जिसमें आप अपनी जो भी शिकायत वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये आरजीएसएस कनेक्ट के संबंध में है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि क्या मैं 1/1/2004 के बाद नियुक्त कार्मिक हूँ तो मुझे ओपीडी सुविधा मिलेगी? तो आरजीएसएस है वो 1/1/2004 के बाद नियुक्त कार्मिक है उन सभी को कैशलेस ओपीडी की सुविधा है, लेकिन हॉस्पिटल है वो आपके आरजीएसएस इम्पैनल लिस्ट में होना चाहिए, अन्यथा आपको रीइंबर्समेंट के लिए आवेदन करना पड़ेगा और वो बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं उसके संबंध में वीडियो बना चुका हूँ और एक साथी है जिनके 4-5 महीने बाद भी अभी तक उनका रीइंबर्समेंट है वो पूरी तरह से उनके खाते में पैसे नहीं आए। कई बार कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगता है, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी अपलोड किए। तो कोशिश करें कि आप आरजीएसएस इम्पैनल हॉस्पिटल उसी में इलाज करवाएं ताकि आपको बाद में सीधी कैशलेस सुविधा ही आपको मिले, रीइंबर्समेंट की आवश्यकता आपको नहीं पड़े। इसके अलावा और भी जो लेटेस्ट अपडेट है कि जो भी आरजीएसएस उपचार के लिए क्या क्या जरूरी है, कौन कौन है। एक तो आपको कर्मचारी होना जरूरी है, चाहे आप सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं या पेंशनर है, कोई भी तीनों में से हो सकते हैं। आपके पास में जन आधार होना चाहिए क्योंकि सारा जो भी डाटा है वो जन आधार से ले रहा है। इसके अलावा एसओसो आईडी आपकी होनी चाहिए क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करेंगे एसओसो आईडी से करेंगे। आरजीएसएस कार्ड आपके पास में होना चाहिए, तो वो आप एसओसो आईडी में जाकर के अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और निजी या राज्य की जो भी अनुमोदित अस्पताल है
यानी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उसी में आप इलाज कराएं, उसी की सूची भी आपको आरजेएस कनेक्ट पे मिल जाएगी और इसकी साइट पे भी मिल जाएगी। इसके अलावा आरजेएस के अंतर्गत कैशलेस सुविधा के साथ समस्त सहकारी उपभोक्ता भंडार की दुकानों पे अनुमोदित निजी मेडिकल स्टोर पर कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। तो ये भी एक नई सुविधा है। हालांकि इसके लिए अलग से जो भी मेडिकल है वो फर्मा है वो पहले से ही तय किए गए हैं। आप प्रत्येक जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे आप इनकी सूची मिल जाएगी। और अगर आपके आरजीएस संबंधी कोई भी समस्या है तो उसकी एक हेल्प डेस्क भी है, helpdesk.rgss@rajasthan.gov.in। इस पे जाकर के आप अपनी समस्या है वो रख सकते हैं और यथासंभव आपको है उसका रिप्लाई भी मिल जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा ईमेल वगैरह आते हैं तो रिप्लाई नहीं मिलता है, ये अलग बात है। तो आप 181 है वो कॉल नंबर भी है, वहाँ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आरजीएस कार्ड में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एडिट मॉड्यूल भी है जिसमें आप अपने कार्ड की डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। अब कई लोगों को ऐसी समस्या होती है कि उनके जो भी संतान है 25 साल की उम्र के बाद में, या लड़की है जिसकी बेटी की शादी हो गई और उसका अगर आप अलग से नाम उसमें नहीं हटाते हैं तो आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है। तो जो भी मेंबर है उनकी आप ऐड करना है, उनको हटाना है, वो आप एडिट मॉड्यूल में जाकर के कर सकते हैं। इसके लिए आपको एसएसओ आईडी में लॉगिन करके आरजीएस में जाकर के ये काम कर सकते हैं। मेंबर एडिट का जो ऑप्शन है वहां जाकर के कर सकते हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात जो कई लोगों की समस्या भी हुई थी और इसकी अखबार में भी आई थी कि कितना भी कर ले कोई मनोवार, आरजीएस कार्ड का ना हो उपयोग ना हो, न करे रिश्तेदार। यानी आप अपना कार्ड खुद के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि कई जो मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि एक कर्मचारी थे जिनके कोई रिलेटिव थे जिन्होंने अपना कार्ड दे दिया और उनके इलाज के लिए, और वो बदकिस्मती से उस रिश्तेदार की या जिसका भी इलाज चल रहा था, कार्ड था सरकारी कर्मचारी का, लेकिन उस कार्ड को यूज कौन कर रहा था, वो उनका रिश्तेदार था और बदकिस्मती से उस रिश्तेदार की डेथ हो गई। ऑनलाइन रिकॉर्ड में उस कार्मिक के नाम से वो इलाज चल रहा था, तो वो कार्मिक है जिसके नाम से वो आरजीएस कार्ड था, वो रिकॉर्ड में उसकी डेथ हो गई और उसके बाद में बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो ऐसी कंडीशन नहीं हो तो आरजीएस कार्ड का जो भी आपके मेंबर जो उसमें है शामिल है उनके लिए उपयोग करें, किसी रिश्तेदार को अपना कार्ड नहीं दें। और इसकी कई बार शिकायतें भी आती है और कई बार बहुत भयंकर समस्या भी हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस रिश्तेदार को कार्ड दिया था उसकी डेथ हो गई और डेथ में जो भी सर्टिफिकेट वगैरह बनेगा वो आरजीएस कार्ड धारक के रूप में बनेगा। तो कार्ड धारक है वो कर्मचारी था तो उसके लिए उसका डेथ सर्टिफिकेट बन गया, जबकि वो व्यक्ति जिंदा है, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और फ्रॉड का भी मामला दर्ज होगा। तो ऐसी गलती नहीं करें। तो आरजीएस कार्ड आपके और आपके फैमिली के उपचार के लिए किसी अन्य को दुरुपयोग करने नहीं दें, आपके भी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा आरजीएस के अंतर्गत गंभीर आपात स्थिति के मामलों में अंग प्रत्यारोपण भी कवर किया जाता है, जैसे ट्रांसप्लांट वगैरह, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह, तो वो भी गंभीर मामलों में है। इसके अलावा आरजीएस लाभार्थी जिनके जन आधार कार्ड में स्वयं अथवा किसी परिजन का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो लाभ प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके जन आधार में मोबाइल नंबर आप जरूर अपडेट कराएं ताकि आरजीएस कार्ड संबंधी जो भी ओटीपी वगैरह है वो भी आए। एसएसओ आईडी में, आरजीएस में और सभी में जन आधार में आपके मोबाइल नंबर सेम रखें ताकि ओटीपी वगैरह में कोई समस्या नहीं हो। और कैशलेस अगर सुविधा प्राप्त करनी है तो आपका जन आधार में मोबाइल बहुत जरूरी है अपडेट कराना, तो जन आधार में मोबाइल नंबर जरूर अपडेट करावें अगर नहीं है तो। अब इसमें एक और भी है कि मैं एक अविवाहित सेवारत कर्मचारी महिला हूं, मुझे आरजीएस का लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर कोई महिला कर्मचारी है और अविवाहित है तो वो लाभार्थी बनने के लिए आरजीएस पोर्टल पर खुद के स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं और उसके बाद में उसके अगर परिवार में उसके माता पिता अगर शामिल है तो उनको भी वो शामिल कर सकती है। तो ये है। इसके अलावा अब जैसे एक और है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी बड़ी बेटी का विवाह 2 महीने पहले हुआ है, उसका नाम मेरे आरजीएस कार्ड से हटवाना तो कैसे होगा। तो अब बहुत आसान तरीका है और आपको यथासंभव मैंने पिछले कई वीडियो में बताया भी है, कई लोगों की समस्या भी हुई है। अगर आपकी बेटी है जिसका विवाह हो चुका है या आपका बेटा है 25 साल से ज्यादा है और वो अगर कोई भी कमा रहा है, उसकी आय 6000 से ज्यादा है, जो भी क्राइटेरिया है, अगर उस दायरे में आ रहा है तो आप तुरंत अपने मॉड्यूल से जाकर के एडिट मॉड्यूल जो दिया हुआ है उसमें जाकर के जो भी आश्रित सदस्य उसके नाम जोड़ सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो अगर मान लो जैसे बेटी का विवाह हो चुका है तो उनका नाम यहाँ से हटा दें, नहीं तो आपका कार्ड है कई बार ब्लॉक भी हो जाता है या अगर उनका इलाज होता है तो वो गैर कानूनी रूप में माना जाएगा। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। एडिट मॉड्यूल है, इसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक है कि आरजीएस में रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन परिवार के विवरण में परिवर्तन करना है, तो परिवार के विवरण में परिवर्तन करने के लिए आपको आरजीएस में एडिट का मॉड्यूल उपलब्ध है। तो इसकी सहायता से आप आरजीएस में शामिल होने के लिए जो भी योग्य सदस्य उसको जोड़ना है, अगर भूलवश सदस्य को जुड़ गया है या जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है उसको हटाना है तो वो भी आप कर सकते हैं।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात की वो सारे सदस्य आपके जनाधार में जुड़े हुए होने चाहिए। जनाधार में जुड़े हुए नहीं होंगे तब तक आपके आरजीएसएस में शो ही नहीं होंगे। ये जरूर ध्यान रखें आपका जनाधार कार्ड है वो अपडेटेड हो। अगला है कि कोई कार्मिक अवैतनिक अवकाश पर होने की स्थिति में अपनी मासिक आरजीएसएस कटौती कैसे करवा सकता है। तो सीधी सी बात है कि जब भी उसको वेतन दिया जाएगा उसके एरियर से उसकी राशि है वो वसूल कर ली जाए। मान लो अवेतनिक है तो जब भी उसको वेतन मिलेगा तो उसके रूप में आरजीएसएस के एरियर के रूप में, यानी उसकी जो भी जब भी सैलरी बढ़ेगी उसके बाद में, तो जितनी भी बकाया आरजीएसएस की कटौती है वो एरियर के रूप में जमा करवा सकते हैं और करवा भी दें ताकि आपको बेनिफिट लगातार मिलता रहे। अब एक है कि मेरे पापा का आरजीएसएस कार्ड बना हुआ, क्या मेरे उससे बहन का इलाज हो सकता है? तो अगर आरजीएसएस कार्ड में नाम है, जनाधार में नाम है, तो पूरे परिवार का इलाज है वो कैशलेस होता है। कैशलेस हॉस्पिटल में जाएंगे तो अब कर्मचारी है, दोनों पति पत्नी सरकारी कर्मचारी है, वही दोनों की कैटेगरी अलग अलग है, तो दोनों के माता पिता का इलाज किस कैटेगरी से होगा? तो अधिकारी जिस एसओआईडी से रजिस्ट्रेशन किया होगा उसी से होगा। जिसका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो दूसरे का रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात की, बेटा मैं बहुत टेंशन में, तेरी दादी को हार्ट की बीमारी है, इलाज के लिए डॉक्टर ने 5 लाख का खर्च बताया। तो कोई भी कर्मचारी है जिसके माता पिता बुजुर्ग है और उसके ऊपर आश्रित है तो इसके लिए आरजीएसएस के अंतर्गत उनका इलाज आराम से हो सकता है। सीधी सी बात है, जनाधार में उनका नाम होना चाहिए। इसके अलावा आरजीएसएस के अंतर्गत छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीके कवर है, तो टीके कवर नहीं होते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। टीकाकरण है वो राजस्थान सिविल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस रूल 2021 के अंतर्गत कवर नहीं होते। और भी इम्पोर्टेंट बात है कि आरजीएसएस के अंतर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली से इलाज करवा सकते हैं, आरजीएसएस में शामिल किया गया है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग हैं वो एलोपैथी के जो भी नेगेटिव इफेक्ट है उसके कारण से अपना इलाज नहीं करवा चाहते हैं तो वो होम्योपैथी में जा सकते हैं, होम्योपैथी से भी अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात है कि आरजीएसएस के अंतर्गत अनुमोदित अस्पतालों में डिलीवरी या सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध है, तो बिल्कुल उपलब्ध है। आरजीएसएस के अंतर्गत मातृत्व कल्याण की सुविधा उपलब्ध है, टीकाकरण की नहीं है, ये जरूर ध्यान रखें। बाकी डिलीवरी है, सिजेरियन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, सारी सुविधा आरजीएसएस के अंतर्गत उपलब्ध है। अगला है छोटे बच्चों के गर्भवती महिलाओं के टीके है, तो टीके का मैंने पहले बता दिया, टीकाकरण है वो आरजीएसएस के अंतर्गत कवर नहीं है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न या इम्पोर्टेंट जो जानकारी है कि आरजीएसएस के लिए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की पर्ची मानी है या फिर कोई भी आरएमसी के डॉक्टर की पर्ची मानी है, तो एक तो सीधी सी बात है कि सरकारी डॉक्टर की पर्ची मानी है, या आप अगर एडमिट होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में तो और अगर वो इम्पैनल्ड है तो वहाँ कैशलेस आपका इलाज हो जाएगा। तो सामान्य रूप से सरकारी डॉक्टर की पर्ची मानी होगी ओपीडी के लिए। अब यहाँ और भी इम्पोर्टेंट बात है कि कौन हो सकते हैं आरजीएसएस में शामिल, तो लाभार्थी में मैंने बताया कर्मचारी खुद है, पेंशनर है, उसके फैमिली मेंबर्स है। अब फैमिली मेंबर्स में कौन शामिल होंगे, तो हालांकि इसके संबंध में मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, लेकिन जो भी नए साथी या नए कर्मचारी है उनके लिए एक बार और डिटेल बता देता हूँ कि राज्य कर्मचारी खुद या उसकी पत्नी, उसके बाद में उसके ऊपर आश्रित संतान है या कानूनी रूप से गोद ली गई संतान है, कानूनी रूप से तलाकशुदा विधवा बेटी भी इसमें शामिल है। और दूसरी बात की आश्रित संतान में बेटा 25 वर्ष की आयु पूरी करने पर या विवाह होने पर, या जो एनेक्सर है 14 है उसमें निर्धारित आय जो भी, जैसे 6,000 रुपये, मैंने एक बार डिटेल वीडियो बना रखा है इसके संबंध में। इन तीनों में से जो भी पहले हो तक परिवार का सदस्य रहेगा, यानी 25 वर्ष की आयु पूरी कर देता है तो उसका नाम हटा देना चाहिए। लड़का या लड़की उसकी शादी हो जाए तो उसका भी नाम हटा देना चाहिए। अगर वो नौकरी पे लगा हुआ है तो उसका भी नाम उसमें से हटा देना चाहिए। आश्रित संतान में बेटी विवाह होने पर या निर्धारित आय जो भी है उसमें अर्जित करती है, दोनों में से जो भी पहले हो तब तक ये परिवार की सदस्य मानी जाएगी। और अगर कोई स्थायी विकलांगता से पीड़ित पुत्र पुत्री है तो वो हमेशा आश्रित माना जाएगा, उसके लिए अलग से प्रावधान होगा। इसके अलावा माता पिता, सौतेले माता पिता को छोड़कर चाहे कहीं भी रहते हो, माता पिता को आश्रित तभी माना जाएगा जब उनकी सालाना आय निर्धारित सीमा के अधिक नहीं हुआ, नहीं 6,000 रुपये जो भी है उससे अगर ज्यादा वो है, जैसे मान लो माता पिता पेंशनर है या और किसी सर्विस में है, तो वो कर्मचारी के ऊपर आश्रित नहीं माने जाएंगे, ये भी जरूर ध्यान रखें। तो ये सारी जानकारी थी, हालांकि इसमें और भी काफी पेज है। जैसे मान लो पहला अगला है कि मैंने आरजीएसएस पंजीकरण तो करवा लिया लेकिन कार्ड नहीं मिला, तो कार्ड आप सीधा ही आरजीएसएस की साइट पे जाकर के एसओ आईडी में जाकर के आरजीएसएस में जाकर के वहां से कर सकते हैं। आरजीएसएस की साइट पे जाकर के भी आप ऑप्शन है आरजीएसएस कार्ड ई प्रिंट का ऑप्शन है ई कार्ड का, तो वहां से आप आसानी से कर सकते हैं। आप आरजीएसएस कनेक्ट ऐप में जाकर के भी अपना कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो खूब सारी सुविधाएं एसओ आईडी में जाकर ये कर सकते हैं। अब है कि आरजीएसएस में कौन शामिल हो सकते हैं परिवार के लाभार्थी, तो पहले बता दिया आरजीएसएस की श्रेणी 5B के अंतर्गत एक तो अखिल भारतीय सेवा के भारतीय कर्मचारी है। परिवार में शामिल कौन कौन, पेंशन भोगी पति पत्नी और आश्रित संतान। आश्रित संतान के संबंध में मैंने अभी विस्तार से बता दिया।
शारीरिक या मानसिक विकलांगता से अगर पीड़ित पुत्र है तो वो अगर जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है तो वो आजीवन रह सकता है। तो ये है। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जैसे मेरे पापा के आरजीएस कार्ड पे एक संख्या लिखी हुई है, तो आरजीएस कार्ड के लिए एक यूनिक आईडी होती है जो आरजीएस की उसकी पहचान है। तो आरजीएस नंबर होते हैं, काफी बड़े अंक है, तो वो अर्जी के काम आएंगे जहाँ भी आपका ये आरजीएस कार्ड इस्तेमाल होगा। अब आरजीएस कार्ड आप मोबाइल से इस्तेमाल करना चाहें तो आरजीएस कनेक्ट ऐप है, इस तरीके का ऐप है। आप इसमें मोबाइल में आरजीएस कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ई कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल्स फ्रॉम आधार अपडेट कर सकते हैं, ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन है वो आप अपलोड कर सकते हैं। सारी सुविधा आपको मोबाइल में आरजीएस कनेक्ट ऐप से मिल जाएगी। इसके अलावा इसके टोल फ्री नंबर मैंने शुरू में बताए थे 181 है, इस पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं आपकी जो भी क्वेरी है उसके संबंध में। और अगर मान लो कोई भी आपको अगर बीमारी है तो नुस्खे नहीं अपनाएं, आप जो भी डॉक्टर है जो भी आरजीएस में शामिल है वहां से आप अपनी इलाज है, जांच वगैरह, उपचार वगैरह करवाएं। इसके अलावा स्वचालित आईटी सक्षम मॉड्यूल का लाभ उठा करके ई कार्ड स्वयं प्रिंट करें, यानी आप खुद का कार्ड है वो प्रिंट करके रख सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट होना पड़ेगा आपको कार्ड की आवश्यकता होगी। तो कार्ड पास में प्रिंट भी जरूर रखें, आपके सॉफ्ट कॉपी भी आप जरूर रखें मोबाइल में। और अगर सारी सुविधाएं हैं तो आप जनाधार जरूर अपडेट रखें। जनाधार में अगर आपका मोबाइल नंबर होगा तभी आपको सारी कैशलेस सुविधा मिलेगी, तो आपके जनाधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। ये मैंने शुरू में भी बताया था, दोबारा इसमें भी बताया हुआ है। इसके अलावा आरजीएस का कार्ड अगर दुरुपयोग कर दें तो आपकी समस्या हो सकती है, और विजिलेंस टीम भी इसके निरीक्षण करती है। और आजकल एआई का भी प्रयोग किया जाना शुरू हो गया है, तो आप ध्यान दें कि खुद की परिवार के मेंबर जो भी लीगल आरजीएस कार्ड में शामिल है उनके लिए ये काम में लें। और इसके अलावा आपके ट्रैकर से आप अपनी लिमिट चेक कर सकते हैं। आरजीएस कार्ड ट्रैकर के द्वारा आईपीडी और ओपीडी की दोनों लिमिट आप चेक कर सकते हैं। मैंने कई वीडियो में ये डिटेल में बता रखा है। एसओसो आईडी में जाकर के लॉगिन करके आप अपनी लिमिट चेक कर सकते हैं। और एसओसो आईडी के पासवर्ड ओटीपी है किसी को साझा नहीं करें, क्योंकि ये इसका दुरुपयोग हो सकता है, कोई भी आपका कार्ड डाउनलोड करके काम में ले सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि मेरे पति सेवारत कर्मचारी है, क्या मैं हमारे आरजीएस कार्ड का इस्तेमाल करके अपने भाई का इलाज करवा सकती हूँ? तो पति है यानी उसके साले का इलाज नहीं हो सकता, सास ससुर का हो सकता है। वो भी उस कंडीशन में कि जब माता पिता या सास ससुर में से कोई भी शामिल है, दोनों में से कोई शामिल होगा एक तो उनका करेंगे, लेकिन भाई का यानी कर्मचारी है उसका साले का इलाज वो नहीं करवा सकता। तो कार्ड का इस्तेमाल फैमिली मेंबर्स के लिए है, जिसमें मित्र या कोई भी रिलेटिव वो शामिल नहीं हो सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आरजीएस कार्ड के संबंध में। आरजीएस कनेक्ट ऐप है, आप जरूर डाउनलोड कर लें। और अगर आपके कोई भी समस्या है तो आरजीएस की ईमेल आईडी भी है, अलग अलग गवर्नमेंट कर्मचारी राजस्थान की ईमेल आईडी है। आपको एड्रेस भी आपको मिल जाएगा, अगर एड्रेस चाहें तो डी ब्लॉक 2nd फ्लोर वित्त भवन जनपद जयपुर पे आप संपर्क कर सकते हैं, अगर जयपुर आपका कहीं जाना हो, आपको कोई ऐसी आवश्यकता हो। इसके अलावा अगर आप सर्विंग एम्प्लॉय है यानी सेवारत कर्मचारी है तो आपको इस ईमेल पे आपको कोई भी ईमेल भेजना है helpdhelp.serving.rgss@rajasthan.gov.in। और अगर पेंशनर्स है तो help.pensioner.rajasthan.gov.in इस पे आपको। और जनरल असिस्टेंट यानी सामान्य सहायता चाहिए तो help-rjss@rajasthan.gov पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। हालांकि इसके संबंध में मैंने पहले भी कई वीडियो एक एक टॉपिक वाइज बना रखे हैं, लेकिन ये लेटेस्ट सारा संकलित मैंने बता दिया, खास करके उन कर्मचारियों के लिए जो भी नए नए जुड़े हैं, सरकारी सेवा में आए हैं, तो वो भी ये सारी जानकारी अपने पास जरूर रखें ताकि उनको आरजीएस कार्ड के संबंध में कहीं कोई समस्या नहीं हो। तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।